नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आपके हालचाल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यश और लेकर आया हूं आज की वीडियो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रक्टोज स्ट्रक्चर। बट इससे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी पार्ट 4 की वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि फ्रक्टोज जो है वो साइक्लिक फॉर्म में रहता है, एक तो 5 मेंबर्ड और एक तो 6 मेंबर्ड। अब वो क्यों दो फॉर्म में रहता है, ये सेम ग्लूकोज जैसा है, तो आप 4th पार्ट को ज़रूर देख लीजिए और तब इस वीडियो को देखिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे ऊपर होता है CH2OH, यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड O और फिर ये OH H H OH H OH और यहाँ पे CH2OH। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप आप देख रहे हैं, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। कौन सा? कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे। ओके, तो इसीलिए फ्रक्टोज को कीटोज भी आप कह सकते हो, राइट। और इसमें अगर लोवेस्ट कायरल देखें, लोवेस्ट कायरल सेंटर, तो इसका जो OH है ये राइट साइड है, तो इसको आप कह सकते हो D माइनस फ्रक्टोज। सर आपने फ्रक्टोज को नेगेटिव क्यों लिखा? नेगेटिव इसलिए लिखा क्योंकि वो लिवोरोटेटरी है। ये क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है? लिवोरोटेटरी। और ये D क्या रिप्रेजेंट करता है कि लोवेस्ट असिमेट्रिक कार्बन का OH जो है वो राइट हैंड साइड है। अब हम सब जानते हैं यहाँ पे OH है, अब ये OH भी इधर जाके अटैक कर सकता है कार्बन के ऊपर, और ये sp2 कार्बन है तो नीचे से भी अटैक हो सकता है, ऊपर से भी अटैक हो सकता है। शायद आपको ये समझने में तकलीफ हो रही हो नीचे ऊपर से, तो आप इसके लिए मेरी ग्लूकोज की वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो ये कौन सा बना देगा? ये 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगा, 5 मेंबर्ड रिंग। और अगर ये वाला OH अटैक करता है, जिसे मैं एक दूसरे कलर से एनसर्कल कर रहा हूँ, ये वाला OH अगर कार्बन पे अटैक करता है ये, तो यहाँ पे बन जाएगी 6 मेंबर्ड रिंग। कितनी? 6 मेंबर रिंग। ओके, तो अब कौन सी रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है? तो ऐसा देखा गया है कि जो नेचुरली अकरिंग फ्रक्टोज का फॉर्म है, साइक्लिक फॉर्म, वो 5 मेंबर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, और ये हार्डली 0.01% होता है, या फिर आप 0.1% कह सकते हो। कौन सा? 6 मेंबर्ड रिंग। और आप कह सकते हो कि 6 मेंबर्ड रिंग इज इन इक्विलिब्रियम विथ 5 मेंबर्ड रिंग। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है साइक्लिक फॉर्म फ्रक्टोज का, ये फ्यूरिन से मैच करता है। इसे हम क्या कहते हैं? फ्यूरिन। आया समझ में आपको? ओके, शायद ई नहीं होगा, FURAN ही होता है, बट फिर भी तो ये फ्यूरेन हो जाएगा और साइक्लिक फॉर्म है, तो इसे हम कहते हैं फ्रक्टोफ्यूरेनोज। फ्रक्टोफ्यूरेनोज, उसमें आपको 2 फॉर्म मिलेंगे, एक अल्फा फॉर्म मिलेगा और एक बीटा फॉर्म मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, पहले ये पढ़ लेते हैं। फ्रक्टोज इज अ लिवोरोटेटरी, फ्रक्टोज इज अ लिवोरोटरी कीटोहेक्सोज। कीटो क्यों? क्योंकि इसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप आता है। फ्रक्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिव्यूलोज। लिव्यूलोज क्यों? क्योंकि वो लिवोरोटेटरी है। लिवोरोटेटरी मतलब लाइट को किधर रोटेट करता है, जैसे प्लेन पोलराइज लाइट है, इसको फ्रक्टोज से पास करने पे ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? लिवोरोटेटरी। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा है अल्फा D, मतलब D ग्लूकोज। ओके, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो, और यहाँ पे जो 2D लिखा होगा शायद, ये 2 फॉर्म है उसके। ठीक है, बीइंग एन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो कंपाउंड, फ्रक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, जो फ्रक्टोज होता है वो एक रिड्यूसिंग शुगर होता है। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता होगा सर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सी क्यों लिखा है? तो यहाँ पे देखो, जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे जो कार्बन अटैच है ये अल्फा है, अल्फा को ही OH अटैच है। ये अल्फा है, इसी को OH अटैच है, इसीलिए अल्फा लिखा है। और यहाँ पे क्या लिखा है? D मतलब इसका D कॉन्फ़िगरेशन। और ये 2D मतलब ये 2 फॉर्म में रहता है, 2 फॉर्म में। कौन सा? एक जो अल्फा आएगा और ये बीटा आएगा। ये अल्फा
बीटा साइक्लिक फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। तो आई होप आपको हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। ये डी क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्फिगरेशन। अल्फा मतलब इसके अल्फा पोजीशन पे ये OH अटैच है, देखिए ये OH अटैच है, ठीक है। और 2D मतलब ये डी फॉर्म, ये जो डी कॉन्फिगरेशन है ये 2 फॉर्म में होता है, मतलब 2 स्टीरियो आइसोमर में होता है। और वो क्यों 2 फॉर्म में होता है वो सब कुछ मैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इन फ्री स्टेट इट एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ फ्रुक्टोपाइरानोज मेजर एंड फ्रुक्टोफ्यूरानोज, okay, fructopyranose and fructofuranose. In combined state fructose is found in the form of fructose furanose. तो देखिए मैंने आपको बताया ना, फ्री स्टेट में वो 2 फॉर्म में रह सकता है, पायरानोज और फ्यूरानोज, बट मेजॉरिटी ऑफ उसका कौन सा स्टेबल होता है, फ्यूरानोज। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा है कि कंबाइंड स्टेट में फ्रक्टोज हमेशा कौन से फॉर्म में होता है, फ्यूरोज, और कंबाइंड फॉर्म मतलब नेचुरल फॉर्म। आया समझ में? सर मुझे ये नहीं समझ में आता, एक बच्चा पूछता है सर मुझे ये स्टेट समझ में नहीं आता कि फ्री स्टेट क्या होता है और कंबाइंड स्टेट क्या होता है। तो देखिए जब पॉलीमेरिक फॉर्म में होगा फ्रक्टोज तो कंबाइंड फॉर्म में होगा, और जब मोनोमेरिक स्टेट में होगा तो फ्री स्टेट में होगा, एकदम सिंपल। आगे देखिए, द नेम फ्यूरानोज इज बाय एनालॉजी विद फ्यूरैन, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक मतलब उसमें कार्बन भी होंगे, कार्बन के अलावा कोई दूसरे एटम भी होंगे। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है। Figure 14.7 shows a representation of open chain structure of fructose and ring structure of alpha beta enomer of fructofuranose. Ring structure of fructose is a hemiketal. हेमीकीटल देखिए ग्लूकोज के फॉर्म में आप हेमी एसिटल बोलते थे, अब ये हेमीकीटल कैसे होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से। ये हो गया R, ओके R नहीं C लेते हैं, ये हो गया C, यहाँ पे R अटैच होगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे OR और यहाँ पे H था, तो इसे हम लोग क्या कहते थे, इसे हम कहते थे हेमी एसिटल। अब जरा देखिए क्या होगा, अगर ये R हो गया और ये C और ये भी R हो गया और ये OH और ये R, मान लीजिए R डैश है, कोई दूसरा ग्रुप है, ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, हेमी कीटल। नो डाउट यहाँ पे OR आएगा, ठीक है, हेमी कीटल। तो देखिए जब RR होगा तो कीटल, और जब RH होगा तो आप क्या कहोगे, एसिटल। अब जरा देखिए इस हेमी मतलब क्या, हेमी जैसे हेमी हाइड्रेट बोलते हैं ना, हेमी मतलब हाफ H2, ऐसे ही हेमी मतलब एक ही OH है, और अगर इसे एक ही OR है, अगर इसे OH को भी आप OR से रिप्लेस कर दो तो यहाँ पे हेमी एसिटल के बदले एसिटल आ जाएगा, और इसे भी अगर आप OR से रिप्लेस कर दो तो ये आ जाएगा कीटल। ये सारी बारीक बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देख लीजिए। अब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। डाइसैकेराइड को हम थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले फ्यूरेनेज को स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये देखिए ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। अब होगा क्या, इसमें 5 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होती है, तो ये इधर अटैक कर देगा, आया समझ में? तो ये देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 मेंबर्ड की रिंग बन जाएगी। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5 मेंबर की रिंग बन गई, जिसमें OH राइट में है और एक OH लेफ्ट में है, ठीक है। जिसमें OH राइट में होता है उसे अल्फा कहते हैं, और जिसमें OH लेफ्ट में होता है उसे क्या कहते हैं, बीटा। अब इसी का हमने क्या बना दिया, हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसे क्या कहते हैं, हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये क्या है, हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और ये जो ऊपर वाले थे ये कौन से थे, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको रिंग से, और ये रिंग ऑब्जर्वर के सामने होती है, ठीक है। अब इसमें देखो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में जो भी लेफ्ट होगा वो अप आएगा, और जो भी राइट होगा वो बॉटम। तो ये देखिए लेफ्ट है अप, जो राइट है वो बॉटम, जो लेफ्ट है वो अप, जो राइट है वो बॉटम, जो लेफ्ट है वो अप, जो राइट है वो बॉटम, जो लेफ्ट है वो अप, ओके। इसमें हमेशा CH2OH अप ही रहेगा, याद रखना, और H नीचे। देखिए यहाँ पे CH2OH ऊपर और H नीचे, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक ही होगा कि अल्फा फॉर्म में OH नीचे होता है, याद रखना, अल्फा फॉर्म में OH नीचे होता है और बीटा फॉर्म में OH ऊपर रहता है। इसे ऐसे भी रख सकते हो, जब अल्फा लिखते हो तो ऐसे नीचे की तरफ खींचते हो, ओके, मतलब अल्फा नीचे, और जब बीटा लिखते हो तो ऐसे ऊपर की तरफ जाते हो, तो बीटा में OH ऊपर होगा। ये सब बारीक बारीक चीज़ें लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था फ्रक्टोज का ओपन और क्लोज चेन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे पूछते हैं सर फ्रक्टोज पायरानोज फॉर्म में क्यों नहीं मिला, तो नेचुरली ऐसा देखा गया है कि फ्रक्टोज का फ्यूरानोज फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है देन दी किसके,
पायरोनोस फॉर्म के। सर इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो आप बताने जाएंगे डिटेल में तो इसके पीछे जो रीज़न होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अगर अंदर की मैं बात बताऊं उस पर भी हम आएंगे जब हम पूरा एंट्रेंस में डील करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं डाइसैकेराइड की। ओके, डाइसैकेराइड मतलब दो मोनोसैकेराइड मिलके इसे बनाएंगे। डाइसैकेराइड्स गिव राइज टू टू यूनिट ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड और स्पेसिफिक एंजाइम। मतलब मान लीजिए आपने कोई डाइसैकेराइड ले लिया, आपने कोई डाइसैकेराइड ले लिया, डाई मतलब या हाइड्रोलिसिस पे आपने यहाँ पे H+ ले लिया और H2 ले लिया, या फिर ये सबके बदले आपने कोई एंजाइम ले लिया। ओके, आपने क्या ले लिया? एंजाइम। तो ये आपको क्या दे देगा? 2 मोनोमर, या फिर ऐसे बोलता हूँ मोनोसैकेराइड, वो ज़्यादा बेटर वर्ड होगा। ये दे देगा मोनोसैकेराइड, ठीक है। अब ये दोनों मोनोसैकेराइड जो हैं ये सेम भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए ये अगर सुक्रोज है, ये अगर सुक्रोज है तो एक आपको मिल जाएगा ग्लूकोज और एक आपको मिल जाएगा फ्रक्टोज। तो देखिए दोनों अलग अलग आ गए, आया समझ में। अगर मान लीजिए ये सेल्यूबियोज है तो दोनों क्या आ जाएंगे? ग्लूकोज, ऐसे सेल्यूबियोज। ओके, ऐसा है। चलिए अब अपने आ जाते हैं थियरी पार्ट पे। द टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट आर लिंक टुगेदर बाय एन ईथर ऑक्साइड लिंकेज, ईथर ऑक्साइड लिंकेज विच इज नेम्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसे जनरली हम लोग ये एसिटल लिंकेज भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे कीटल लिंकेज हो जाएगा, अगर जनरली तो एसिटल ही बोलते हैं, बट यहाँ पे ईथर ऑक्साइड लिंकेज दिया है तो वही बोलेंगे। स्टेट बोर्ड की पेपर में यही लिखना होगा। तो ईथर ऑक्साइड का लिंकेज होगा तो उसे आप क्या बोलोगे? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। किसमें? कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री के लिए। मतलब ये जो ईथर में हम फंक्शनल ग्रुप O यूज़ करते हैं, जब इसे हम यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट मतलब बायोमोलिक्यूल्स में, तो उसे हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज फाउंड बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय रिएक्शन बिटवीन टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ टू मोनोसैकेराइड्स। दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दो मोनोसैकेराइड्स के हम निकालेंगे। आ रहा है समझ में? ये सारे स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फिलहाल इस पर ध्यान मत दीजिए। ऑफ टू मोनोसैकेराइड्स unit, at least one of the two monosaccharide unit must use its anomeric hydroxyl group in the formation of glycosidic linkage। देखिए अब ये एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, तो चलिए मैं पहले आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, हम सबको पता है ग्लूकोज क्या होता है? पायरेनोस फॉर्म में। तो अब उसकी पायरेनोस फॉर्म बना देता हूँ। ये देखिए, ये ऐसे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये H हो गया, ये OH हो गया, ये H OH OH H H OH और ये CH2OH और यहाँ पे H। ये किसका फॉर्म है? अल्फा डी ग्लूको पायरेनोस। सर आपने साइन नहीं लिखा, डेक्स्ट्रोलियो, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है बट कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे H ऊपर है, OH नीचे है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? अल्फ़ा। यहीं पे बगल में आप बीटा फॉर्म भी बना सकते हैं और उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। सिंपल, सब कुछ सेम, सिर्फ OH ऊपर हो जाएगा, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? बीटा। ओके, अब जरा देखिए ध्यान से, ये जो कार्बन है, ओके, इस कार्बन के अक्रॉस आपको दो अलग अलग प्रेजेंटेशन मिल रहे हैं, तो इसी कार्बन को हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। और ये एनोमेरिक कार्बन, जैसे दो मोनोसैकेराइड, मान लीजिए अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज और बीटा डू ग्लूकोपायरेनोज हो रहा है, तो इसमें से किसी एक का एनोमेरिक कार्बन का OH ग्रुप तो यूज़ होना ही चाहिए। मतलब जैसे ये है, या तो इसका ये OH यूज़ हो जाए या तो इसका यूज़ हो जाए। कभी कभी दोनों का भी यूज़ हो जाता है, कभी कभी दोनों का भी यूज़ हो जाता है। जैसे कि मैं बताऊं, सुक्रोज में दोनों एनोमेरिक कार्बन ही यूज़ हो जाते हैं। आ समझ में? अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पोजीशन, मतलब एनोमेरिक कार्बन इज फर्स्ट। तो जिनमें भी 1-1 लिंकेज होगा, जिनमें भी कार्बन का 1-1 लिंकेज होगा,
दो मोनोसेकेराइड या फिर जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं उनके बीच। आप आगे चल के डाइसेकेराइड देखोगे जो मोनोसेकेराइड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, आगे चल के आप पॉलीसेकेराइड देखोगे वो भी मोनोसेकेराइड के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। तो अगर उनमें 1-1 लिंकेज हुआ है, 1-1 लिंकेज हुआ है और उनके बाद जो कुछ भी बनता है वो हमेशा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे। क्या होंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। पहले ये हिंट समझ लीजिए, फिर आपको रीजनिंग देता हूँ। और अगर इसके अलावा 1-4 या फिर ऐसा कोई भी लिंकेज होता है, एनी अदर लिंकेज अदर देन क्या 1-1, देन इट विल बी ऑलवेज अ रिड्यूसिंग वन, रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग मतलब क्या? ये टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन, इन सबको क्या कर देंगे? इन सबको ये रिड्यूस कर देंगे। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि ये जो 1-1 वाले हैं, ये जो 1-1 वाले हैं ये क्यों नहीं रिड्यूस कर पाते। तो आप सबको याद होगा, मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था कि ये जो हेमी एसिटल होते हैं या फिर कीटल होते हैं, चलिए यहाँ पे देखिए, ये OR और ये OH, ये अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं ये? अनस्टेबल। ये टूट के वापस बैकवर्ड रिएक्शन दे देते हैं और क्या दे देते हैं? कीटोन। मान लीजिए R' है तो RC डबल बॉन्ड O R', और इनका रिएक्शन किससे हुआ था? मान लीजिए अल्कोहल से हुआ था, तो ये R'-OH। तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कीटोन में। हाँ समझ में? कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आप सबको पता है कि फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज में अल्फा हाइड्रोक्सी लिंकेज होता है। मतलब ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे OH है, तो ये टॉटोमराइज करके अल्डिहाइड बना देता है। तो ये क्या अल्डिहाइड अगर बनाएगा तो अल्डिहाइड तो रिड्यूस करता है। किसको रिड्यूस करता है? टोलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन और फेलिंग को, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर जो कीटोन होते हैं वो तो टोलेंस, बेनेडिक्ट और फेलिन को रिड्यूस नहीं करते, तो फिर ये कैसे कीटोन रिड्यूस कर रहा है? क्योंकि ये फ्रक्टोज का कीटोन है या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। और याद रखिएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टोलेंस, बेनेडिक्ट और फेलिन को रिड्यूस करते हैं। आया समझ में? तो अब जरा देखिए, ये जो कार्बन है इसी को हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। किसमें? फ्रक्टोज में। तो जब यही कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया, मतलब आगे अगर बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया या फिर एसिटल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया, तब तो ये फिर वापस कीटोन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और वापस कीटोन या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो इनको रिड्यूस नहीं करेगा, याद रखना। लेकिन अगर C1 और C4 यूज़ हुआ है, मतलब 1 का तो यूज़ हो गया, 1 का तो कार्बोनिल यूज़ हो गया, लेकिन जिसमें C4 लिंक कर रहा है उसका C1 अभी भी बाकी है, तो वो नो डाउट कन्वर्ट हो सकता है। किसमें? अगर आप मोनोसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो अल्डिहाइड में ऑब्वियसली वो भी अल्फा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होगा, या फिर आप मोनोसेक्राइड ऑफ कीटोन की बात कर रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में। ठीक है, तो ये सारे रिड्यूसिंग होंगे। आ गया समझ में? तो आपका रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग का शुगर का टेंशन खत्म कर दिया मैंने। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग डाइसेकेराइड पे। तो देखिए ऊपर, तो ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकला है। अब ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे देखिए ये किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर है मेरे ख्याल से अल्फा डी ग्लूकोज है और बीटा डी फ्रक्टोज यूनिट है, मतलब ये स्ट्रक्चर है सुक्रोज का। तो ये देखिए अल्फा में OH नीचे होता है, अल्फा में OH नीचे होता है, और बीटा में OH किधर होता है? ऊपर होता है। तो यहाँ से H2O निकल गया। मैं वापस मिटा के दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ठीक है, ऐसे। अब इसी को अगर आप उठा के ऐसे बगल में दिखाना चाहते हैं, इसी को उठा के ऐसे बगल में दिखाते हैं, तो आपको फ्लिपिंग करनी होगी। फ्लिपिंग मतलब क्या? जो नीचे है उनको ऊपर करना होगा और जो ऊपर है उसको नीचे करना होगा। या तो आप ये स्ट्रक्चर बना दीजिए या फिर आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये देखिए, इसको जैसे का तैसा रखा, ये देखिए, ठीक है, और इसको उल्टा कर दिया। अब ये देखिए C2 इधर है, 3 इधर है, तो देखिए 2 पे CH2OH नीचे था तो ऊपर बना दिया, 3rd पे H नीचे था उसको ऊपर ले लिया। देखिए इसमें OH नीचे था, OH को ऊपर ले लिया, इसमें CH2OH ऊपर था, इसको किधर ले लिया? नीचे, ऐसे। और ये बन गया आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मैंने आपको बताया था ईथर ऑक्साइड लिंकेज। और जनरली ये क्या होता है? ये कौन सा लिंकेज होता है? जी हाँ, ये एसिटल लिंकेज होता है। कौन सा? एसिटल लिंकेज। ओके, अब ये देखिए, इसका नाम है अल्फा बीटा, क्योंकि ये अल्फा फॉर्म है, ये बीटा फॉर्म है। 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज।
राइट। ये 1 किसका, ग्लूकोज का, और ये 2 किसका, फ्रक्टोज का। सॉरी, ये ग्लूकोज का 1 और ये सेकेंड किसका, फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज में हम सेकेंड कार्बन को एनोमेरिक मानते हैं। ओके, तो याद रखना, अगर 1 2 या फिर 1 1 ये दोनों अगर यूज़ हो गए हैं, ओके, 2 किसके लिए, बेसिकली फ्रक्टोज के लिए। मैंने सिर्फ 1 1 ही बोला था, तो शायद वो ग्लूकोज के लिए आप समझ लेंगे। तो 1 1 या फिर 1 2 यूज़ हुआ है तो वो सारे क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग क्यों, रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे जो ये ग्रुप था ये तो इन्वॉल्व हो गया बॉन्डिंग में, और अगर ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया तो सिंपल सी बात है, ये तो वापस अल्फा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, और कन्वर्ट होगा नहीं तो फिर ये टोलेंस, बेनेडिक और फेलिन को रिड्यूस नहीं करेगा। तो इसमें देखिए दोनों एनोमेरिक ग्रुप इन्वॉल्व हो गए। कहने के लिए मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर दोनों एनोमेरिक ग्रुप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। ये आपको नीचे लिखा मिल जाएगा। ये देखिए, सुक्रोज C12H22O11 इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी 66.5 डिग्री ऑन हाइड्रोलिसिस। तो देखिए ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, बट जैसे इसका हाइड्रोलिसिस करोगे आपको एक ग्लूकोज की यूनिट मिल जाएगी और एक फ्रक्टोज की। तो ये देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ओके, डाइल्यूट एसिड और एन एंजाइम कॉल्ड एज इन्वर्टेज। तो या तो आप एसिड में हाइड्रोलिसिस कर दो या फिर आप एक एंजाइम यूज़ कर लो जिसे हम इन्वर्टेज कहते हैं। ओके, तो दोनों केस में आपको ये उसे हाइड्रोलाइज करके दे देगा, एक में ग्लूकोज मिल जाएगा और एक में फ्रक्टोज मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द यूज़ हुआ है इन्वर्टेज, मतलब क्या। तो देखिए ज़रा ध्यान से सुनिए, अगर कोई शुगर है जिसका रोटेशन पहले पॉजिटिव था, मतलब वो लाइट को कौन से डायरेक्शन में रोटेट करता था, क्लॉकवाइज, और आफ्टर हाइड्रोलिसिस अगर अब वो लाइट को नेट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है, मतलब पहले वो कैसे करता था, क्लॉकवाइज, और फिर बाद में हाइड्रोलिसिस के बाद एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो ऐसे शुगर को हम बोलते हैं इनवर्ट शुगर। ओके, क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर, या फिर इन्वर्शन हुआ था। क्या हुआ था, इन्वर्शन। आगे चल के हायर लेवल पे आप म्यूटा रोटेशन और ये सब भी पढ़ते हो, तो फिलहाल तो मेरे ख्याल से अपने स्टेट बोर्ड में नहीं है, बट जब हम एंट्रेंस की बात करेंगे तो विल कम टू म्यूटा रोटेशन ऑल्सो। तो समझ में आया, बिफोर हाइड्रोलिसिस अगर नेगेटिव या पॉजिटिव, और आफ्टर हाइड्रोलिसिस उसका साइन चेंज हो जाता है, साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो जाता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे इन्वर्जन है। क्या है, जो शुगर है वो इन्वर्ट शुगर है, आया, और उसे क्या कह जाएंगे, इन्वर्टेज शुगर। अब देखिए, सिंस लिवो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज का लिवो रोटेशन मतलब लाइट को वो एंटी क्लॉकवाइज कितना रोटेट करता है, -92.4 डिग्री, जो कि ज़्यादा है किसके कंपेयर में, डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज सिर्फ कितना करता है, 52.7। तो ओवरऑल देखोगे तो लाइट कौन से डायरेक्शन में नेट रोटेट होगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि देखिए ना लिवो रोटेशन ज़्यादा है और डेक्स्ट्रो रोटेशन कम है, तो इसीलिए हम शुक्रोज को कहते हैं ये एक इन्वर्टेज है। ओके, हेंस हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ शुगर, मतलब लाइट के ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज हो जाता है, और प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ओके, पहले देखिए, पहले सिर्फ वो सुक्रोज था और वो डाइसेकेराइड था, बट जैसे ही हाइड्रोलिसिस हुआ अब उसके अंदर ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है और अलग अलग है। और मैं आपको बताऊं, ये जो इन्वर्ट शुगर होता है ना, ये ज़्यादा मीठा होता है, किसके कंपेयर में, डाइसेकेराइड के कंपेयर में। तो इसे हम लोग कभी कभी एज एन स्वीटनर के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। ओके, कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट एंड ऑल दैट आगे बताया होगा। अब देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज कंटेन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 अल्फा ग्लूकोज एंड C2 बीटा फ्रक्टोज। तो बीटा में मैंने आपको बताया कि बीटा में OH जो होता है वो ऊपर होता है, बताया था ना, ऐसे ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो देखिए दोनों के एनोमेरिक कार्बन यूटिलाइज हो गए, और एनोमेरिक कार्बन अगर यूटिलाइज हो गए तब तो वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। ठीक है, अब ये देखिए आपके लिए काम है, आपके पास टाइम है तो आप ये कर सकते हो। सिंस द पोटेंशियल अल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप ऑफ बोथ द मोनोसेक्राइड यूनिट आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन। देखिए अब ये पूरे स्टेटमेंट की मीनिंग यही है कि जो ग्रुप अल्डिहाइड और कीटोन प्रोड्यूस कर सकते थे किसमें, हाइड्रोलिसिस में, वो सारे तो कन्वर्ट हो गए किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में। किसमें कन्वर्ट हो गए, बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज व्हाट, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में। सर लेकिन अभी तो आपने बोला कि सुक्रोज का हमने हाइड्रोलिसिस किया तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग अलग मिला। जी मैं सुक्रोज की बात कर रहा हूँ, सुक्रोज में दोनों कंबाइन होते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, और दोनों एनोमेरिक कार्बन। तो उन लोग में जो पोटेंट ग्रुप है, मतलब जो अल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो तो है ही नहीं फ्री,
तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके, अब माल्टोज देख लीजिए। माल्टोज में क्या होता है, इट इज़ अ डाइसेकेराइड मेड ऑफ 2 डी ग्लूकोज यूनिट। तो देखिए दोनों डी ग्लूकोज ही है, कैपिटल डी, हाँ याद रखना, कैपिटल डी ग्लूकोज। ओके, अब यहाँ पे देखिए C1 है और यहाँ पे C4 है, तो आप याद रखिए इसका तो एनोमेरिक है लेकिन इसका एनोमेरिक नहीं है, तो ये शुगर कौन सा होगा, रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि C4 के अंदर चांसेस है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, अल्डिहाइड या फिर कीटोन में। नो डाउट अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा क्योंकि ये ग्लूकोज है। ऑफ द अदर, द ग्लूकोज रिंग विच यूजेज इट्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1 is alpha D glucopyranose and linkage is called as alpha 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब यहाँ पे क्या आप जानते हो, इनवर्ट शुगर इज कमर्शियली अवेलेबल इन इनवर्ट सिरप। मतलब ये जो इनवर्ट शुगर है, आपने देखा था ना जो सुक्रोज को हम लोग तोड़ देते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ओके, ये इनवर्ट सिरप के फॉर्म में मिलता है। इट इज़ यूज्ड एज स्वीटनर, देखिए यहाँ पे आर भूल गए हैं, इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन आता है ये कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट क्या होता है, तो आपने कभी देखा होगा ऐसे जेली जैसी चीज़ खाई होगी, ऐसे मस्त जेली जैसा आता है और उसके ऊपर शक्कर लगा होता है, तो उसे हम कन्फेक्शनरी कहते हैं। एंड बेवरेजेस मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब हम लोग पीते हैं। इट इज़ स्वीटनर दैन सुक्रोज एंड ग्लूकोज। तो देखिए ये क्यों ज़्यादा मीठा होता है, क्योंकि सुक्रोज टूट जाता है इसमें फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज में, और मैं आपको बताऊं फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा स्वीट होता है कंपेयर टू ग्लूकोज। इट इज़ रेजिस्टेंट टू क्रिस्टलाइजेशन एंड प्रमोट्स रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर, मतलब ये जल्दी से सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में नहीं आता और बोलते हैं ना सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है, और मॉइस्चर को बचा के रखता है, मॉइस्चर को रिलीज होने नहीं देता। तो एनहांसेस फ्लेवर एंड टेक्सचर, ऑल्सो प्रोलॉन्ग शेल्फ लाइफ, तो मतलब जो टेस्ट है उसको भी बढ़ा देता है और वो जो उसका अट्रैक्टिवनेस है वो भी रह जाता है, और शुगर की वजह से वो लॉन्ग टाइम रह सकता है। तो आपसे क्वेश्चन ये है मेरा कि शुगर डालने से उसकी लाइफ कैसे बढ़ जाती है, आपको ये बताना है। The hemiacetal group of C1 of the second ring is not involved in glycosidic linkage। मैंने बताया ना एनोमेरिक कार्बन सेकेंड रिंग का इन्वॉल्व नहीं होता। Hence maltose is a reducing sugar. Maltose gives glucose on hydrolysis with a dilute acid और एंजाइम maltase। तो आप या तो डाइल्यूट एसिड ले लो या फिर maltase ले लो, जैसे वहाँ पे आपने दूसरा एंजाइम यूज़ किया था किसके केस में, सुक्रोज के केस में, और क्या नाम था उसका, जी हाँ इन्वर्टेज। ये देखिए, ठीक है। अब ये देखिए ये लिंकेज दिया, ये क्या है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, और ये भी क्या है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। तो लेकिन ये देखिए यहाँ पे OH नीचे है और यहाँ पे OH नीचे था, ओके, और C4 पे भी OH किधर था, नीचे। तो ये देखिए नीचे नीचे लिंकेज हो गई, ये देखिए ना C4 पे नीचे, वही यहाँ पे OH था। अगर आपको अच्छे से जानना है तो मैं इसे मिटा के बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या था पहले, OH, और यहाँ पे भी OH, और इसमें से H2O रिलीज हो गया और फिर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन गया। तो याद रखिए दोनों में क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, किसमें, माल्टोज में, और लिंकेज किसके बीच में होती है, C1 और C4। ठीक है, आगे देखिए लैक्टोज। ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर भी हमें दे दिया है। लैक्टोज क्या होता है, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। आपको स्ट्रक्चर एकदम सिमिलर दिखेगा बट C4 पोजीशन अलग होता है। जैसे मतलब आपका ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, मान लीजिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, तो ग्लूकोज को हम लोग बोलते हैं कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में फोर्थ पोजीशन को अगर चेंज कर दिया जाए, फोर्थ पोजीशन के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया जाए तो वो गैलेक्टोज बन जाता है। मतलब कैसा, यहाँ पे देखिए बीटा का स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, ये OH, मैं बीटा डी ग्लूकोपायरानोज बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए बीटा में OH किधर होता है, ऊपर, और H नीचे, ठीक है। बाकी ये H OH थर्ड पोजीशन पे, OH ऊपर और यहाँ पे H नीचे, फोर्थ पे H और OH नीचे, और यहाँ पे CH2OH ऊपर और यहाँ पे H नीचे। अब जरा देखिए ये फोर्थ पोजीशन को ध्यान से देखिए, इसको, इसमें OH नीचे, अगर इसी को आपने ऊपर कर दिया, ये OH तो ऊपर रहेगा ही, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे ये जो OH जो नीचे है उसे अब आपने क्या कर दिया, उस OH को ऊपर लगा दिया, ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, गैलेक्टोज। और आपने क्या किया, आपने साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के एक पोजीशन पे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। तो साइक्लिक फॉर्म में जब एक पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट को
चेंज करते हैं तो उससे जो हमें दूसरा साइक्लिक फॉर्म या फिर जो दूसरा फॉर्म मिलता है, आप ओपन चेन में भी चेंज कर सकते हो, तो जो दूसरा फॉर्म मिलता है उसे हम कहते हैं एपीमर। क्या कहते हैं? एपीमर। अगर थोड़ा आपको डिटेल में जानना है तो अगर मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊँ, मान लीजिए ये ऐसे फटाफट बना के दिखा देते हैं। ये हो गया CHO और ये क्या हो गया CH2OH, यहाँ पे H और ये OH, ठीक है, ये OH और ये H, ये H, ये OH, ये H और ये OH। तो ये तो डी फॉर्म हो गया। सर डी फॉर्म कैसे पता चला, डी कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता चला? तो देखो OH राइट में, अब ये जो देख रहे हो ना, ये सेकेंड पोजीशन, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो फोर्थ पे अगर OH राइट में, इसी को अगर आप फोर्थ पोजीशन पे लेफ्ट में कर दो तो देखोगे सारे कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल है, सारे कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आइडेंटिकल है, लेकिन सिर्फ एक अलग है। कौन सा? C4 में। तो जब एक पोजीशन पे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है तो उससे जो नया कॉन्फ़िगरेशन मिलता है उसको हम कहते हैं एपीमर। ओके, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एपीमर। सर मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता है एनोमर में और एपीमर में, तो याद रखिए एनोमेरिक फर्स्ट कार्बन को ही बोलते हैं, ये एनोमेरिक कार्बन है। बाकी किसी से भी आप बनाओगे, चेंज करोगे तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एपीमर बनेंगे। और याद रखना अल्डिहाइड के केस में सेकेंड कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है। आ समझ में? ऐसा है, ठीक है, समझ में आ गया? तो याद रखिए गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर एकदम सेम होगा ग्लूकोज जैसा, सिर्फ C4 पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इसमें लिंकेज कौन सा हो गया? देखिए बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और ये भी क्या होगा? 1,4 लिंकेज है, तो ये भी क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग शुगर। तो देखिए यहाँ पे लैक्टोज जो गैलेक्टोज से है वो ये आया है, और गैलेक्टोज को एक मिल्क शुगर भी बोलते हैं। इज अ डाइसैकेराइड प्रेजेंट इन मिल्क। देखिए यहाँ पे इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 मोनोसैकेराइड यूनिट नेमली डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज। ये इंपॉर्टेंट है। तो डी ग्लूकोज के फोर्थ पोजीशन पे आपको चेंज करना है। द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज फाउंड बिटवीन C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। देयरफॉर द लिंकेज इन लैक्टोज इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो देखिए पहले वाले का गैलेक्टोज का तो C1 यूज हुआ, लेकिन ग्लूकोज का कौन सा यूज हो गया? C4। मतलब ग्लूकोज में अभी भी C1 बाकी है, ग्लूकोज में अभी भी C1 बाकी है। तो आप क्या कह सकते हो कि वो उसके चांसेस है कि वो कन्वर्ट हो जाए अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया तो वो टोलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फिर फेलिंग को रिड्यूस करेगा, मतलब वो एक रिड्यूसिंग शुगर होगा। द हेमी एसिटल ग्रुप एट C1 ऑफ द ग्लूकोज यूनिट इज नॉट इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बट इट इज फ्री, हेंस लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। C1 किसका? ग्लूकोज का। ओके, और उसका वर्ड फॉर्मूला ऊपर दिखाया गया है। अब हम आ जाते हैं पॉलीसैकेराइड्स पे, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड्स पे आपको स्टार्च है, सेल्यूलोज है, बहुत कुछ है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो इंडेक्स क्वेश्चन है इसे सॉल्व कर लेते हैं और फिर पॉलीसैकेराइड्स पे आएंगे। बट मेरे ख्याल से शायद ये क्वेश्चन भी रिलेटेड टू सी है। चलिए कोई बात नहीं, आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे फिर हम एक और नई वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसी तरह सीखते रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए, अपने माता पिता और साथ ही साथ टीचर्स का नाम रोशन कीजिए। चलिए बाय बाय।